हेलो एंड नमस्कार। आप सब लोगों का स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि अपन जो एसएससी सीजीएल 2022 की अपन सारे शिफ्टों के क्वेश्चन हल कर रहे थे, अपन ने 1 दिसंबर की पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट के सारे 25 क्वेश्चनों को हल कर लिया। आज अपन 1 दिसंबर की जो थर्ड शिफ्ट है उसके 25 क्वेश्चन हल करेंगे और अपन देखेंगे कि एसएससी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रही है और अपन उन क्वेश्चनों को कितने अच्छे से और कौन सी अप्रोच से इन क्वेश्चनों को हल करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एसएससी मल्टीपल टाइम रिपीटेटिवली पूछती है, तो इसीलिए इन क्वेश्चनों को करना आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा जब आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम लगेगा या सीएचएसएल का एग्ज़ाम लगेगा, तो उनमें आपके ये क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा चांस है, क्योंकि एसएससी बार बार इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट करती है। तो इसीलिए आज अपन जो थर्ड शिफ्ट के 25 क्वेश्चन हैं उनको हल करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर 1 दिसंबर की जो थर्ड शिफ्ट है जो कि 2:30 बजे से 3:30 बजे तक लगी थी, उसके पेपर अपन आज हल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो है कि यहाँ पर एक तालिका दे रखी है जिनमें यहाँ पर स्कूल दे रखा है और यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या दे रखा है कि इस स्कूल में इतने विद्यार्थी। ठीक है, और यहाँ पर जीव विज्ञान लेने वाले विद्यार्थियों का परसेंट दे रखा है कि ए में जो छात्र हैं इन छात्रों का 30% इन्होंने जीव विज्ञान लिया। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है जीव विज्ञान लेने वाले छात्र और छात्राओं का अनुपात दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, और अपने से पूछ कह रहा है कि जो स्कूल बी है, मतलब जो स्कूल बी है और स्कूल डी में जीव विज्ञान को चुनने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात पूछ रही है। छात्राओं की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्कूल बी है इसके अंदर टोटल छात्र कितने हैं, 400 हैं, और 400 का 36% इन्होंने क्या लिया, जीव विज्ञान लिया। ठीक है, तो 400 का 36% क्या हो जाएगा, ये 400 का 36% हो जाएगा यहाँ पर 144। ठीक है, अब जो 144 हैं ये किसके हैं, बी के हैं। 144 छात्रों ने जीव विज्ञान लिया, जिनमें से इनका रेशियो क्या है, जिनमें छात्र और छात्राओं का। अब इसके अंदर छात्र और छात्राएं दोनों आ गई, तो यहाँ पर छात्र और छात्राओं का रेशियो कितना है, 5:7। टोटल कितना है, 12। तो ये 12 की वैल्यू है और छात्राओं की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब 7 की वैल्यू। तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 12 कम 12, ये कितनी बार, 12 बार, 12×7 = 84। ठीक है, तो 84 ऐसी छात्राएं हैं जिन्होंने जीव विज्ञान लिया, मतलब ये क्या है, गर्ल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है डी के अंदर कितने स्टूडेंट, टोटल 800 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 18% छात्रों ने क्या लिया, जीव विज्ञान लिया। ठीक है, जो डी है इसके अंदर टोटल 800 छात्र हैं और 18% स्टूडेंट्स ने जीव विज्ञान लिया। ठीक है, तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, 18 अंठे ये कितना हो जाएगा, 36, 18, 3, 18, 72, 144। तो ये भी हो जाएंगे 144। ठीक है, तो 144 होगा और इनका रेशियो कितना है, इनका रेशियो दे रखा है 3:9। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना है, 12 की वैल्यू 144 है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि 9 क्या है, 9 गर्ल्स हैं, तो ये भी कितना 12 बार कर जाए, 12 नाम 108। ठीक है, तो ये हो गई 108 गर्ल्स जो कि डी स्कूल के अंदर है। ठीक है, अब अपने को इसका और इसका रेशियो पूछ रहा है, तो ये कितने बार कट रहा है, 12 से 7 बार, और ये कितने बार कट रहा है, 12 से 9 बार। तो अपने पास आया 7:9। ठीक है, ये अपने से पूछ रहा था कि जो बी और डी में जीव विज्ञान के अंदर जो छात्राएं हैं उनकी रेशियो का हो जाएगा, उनका रेशियो हो जाएगा 7:9। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करना था। ठीक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बस आपको ये कैलकुलेशन थोड़ी सी कुछ वर्बली हल करनी पड़ेगी और कुछ आपको पेन उठा के करना पड़ेगा। ठीक है, और वो सब आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। मैंने आपको समझाने के लिए आपको इतने धीरे से बताया। ठीक है, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन को इस प्रकार करना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये था क्वेश्चन नंबर 2, और इसके अंदर बोल रहा है XYZ की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या है, एक भागकोण है, भागकोण क्या होता है, 2 इंटीरियर कोणों का योग होता है। ठीक है, तो 110 और y मतलब y प्लस 110 बराबर क्या हो जाएगा, ये 120 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 10 डिग्री। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पर x और z ये क्या है, इंटीरियर कोण है और इसका भागकोण कितना है, 110।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर y और z की वैल्यू 110 है, ओ आई मीन x और z की वैल्यू कितनी है 110 है और y की वैल्यू कितनी है 10। तो इन तीनों को जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू अपने पास आएगी 120 और यहाँ पर दे भी रखा है 120। तो आपको सिंपली इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था, जो कि काफ़ी आसान है क्योंकि एसएससी एक्चुअली काफ़ी सिंपल क्वेश्चन ही पूछती है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रिमाइंडर थ्योरम से है और इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 27 की पावर 27 प्लस 27, अगर इसके अंदर 28 का भाग दिया जाता है तो क्या शेषफल बचेगा। ठीक है, तो अपन इसको कैसे करते हैं, यहाँ 27 है और यहाँ पर 27 का अपन यहाँ पर 28 से कितना कम है, 1 कम है, तो ये 1 कम है, इसकी पावर अपन क्या कर देते हैं 27 कर लेते हैं और प्लस ये कितना है, ये भी क्या है 27 है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये क्या बच जाएगा -1 की पावर, अगर यहाँ पर विषम संख्या होती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये -1 हो जाता है, प्लस ये 27 किया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। 26 के अंदर 28 का भाग देंगे तो अपने पास जो रिमेंबर आएगा, जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, वो 26 ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 के अंदर अपने को 26 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को अपन सिंपली इस तरीके से हल करते हैं, जो कि काफ़ी आसान है, शायद आप सब लोगों को ये तरीका आता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको चतुर्थांश से पूछ लिया। ये 4 चतुर्थांश होते हैं, इसके अंदर साइन थीटा कोस थीटा टेन सब की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसके अंदर साइन और कोस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसके अंदर टेन और कोट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसके अंदर सेक और कोसेक की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव और बाकी नेगेटिव होती है। इसके अंदर साइन और कोस की वैल्यू पॉजिटिव होती है और बाकी सब की नेगेटिव होती है। इसके अंदर टेन और कोट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी नेगेटिव होती है। इसके अंदर सेक और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी नेगेटिव होती है। तो ये 240 किस चतुर्थांश में, ये तीसरे वाले चतुर्थांश के अंदर है। तो ये 180 प्लस कितना कर रहा है, ये 60 कर रहा है। तो 180 का मतलब नो चेंज रहेगा, तो 10 और ये कितना हो जाएगा, 10 60 हो जाएगा ये। तो 10 60 का मतलब क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 के अंदर √3 दे रखा है और यहाँ पर 10 और कोट की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो इसीलिए अपना आंसर भी क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 और ये चतुर्थांश की जो नॉलेज है इसके ऊपर बेस्ड है। अगर आपको ये नॉलेज पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और इसमें इनकी वैल्यू देखकर सीधा मान निकलवा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है 2 10 60 कितना होता है, ये होता है √3। 1 प्लस 10 60 √3 का स्क्वायर का हो जाएगा 3, तो 2/4 मतलब ऊपर बच जाएगा कितना, √3 और नीचे बच जाएगा कितना, 2। ये किसकी वैल्यू होती है इनमें, 10 60 की वैल्यू होती है। 10 60 कितना है, नो साइन 60 होता है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 के अंदर साइन 60 दे रखा है। अपने को कुछ नहीं करना, अपने को सिंपली इनका मान रखना है और हल कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये बोल रहा है कि यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू दे रखा है, ए बी की वैल्यू दे रखा है, यहाँ पर a की पावर 4 और b की पावर 4 का मान अपने को ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले a का स्क्वायर और b का स्क्वायर निकालेंगे। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 121 माइनस 2 इंटू ए बी कितना है 35, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअली 70। ठीक है, तो 121 में से 70 गया तो यहाँ पर कितना बचा, 51। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 51। अब अपन इसका भी स्क्वायर करेंगे क्योंकि अपन को पावर 4 में जाना है, तो अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 2601 हो जाएगा ये ना, इसका स्क्वायर कितना है 2601। ठीक है, और अपने पास यहाँ पे दे रखा है 2 इंटू ए, चल पेश नहीं है गुणा है 2ab होता है ना, तो 2ab की वैल्यू कितनी है, ab की वैल्यू कितनी है 35। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर होता है 1225। तो इसका अपन क्या करेंगे, दुगुना कर देंगे और इसमें से घटा देंगे, तो 12 से 25 मतलब 2450।
ठीक है। तो 2601 में से 2450 घटाया तो ये कितना बचा, 10 में 5 गया तो 5, यहाँ पर बचा 151, ठीक है। तो यहाँ पर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 151, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आपको ये वाला फॉर्मूला एक्चुअली 2 बार लगाना है, तभी आप a की पावर 4 में पहुंच पाएंगे, ठीक है। और आपको एग्जामिनर ये फॉर्मूले के ऊपर इस क्वेश्चन को दिया है ताकि आप इस क्वेश्चन को हल कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 7 और इसके अंदर बोल रहा है कि एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं जो प्रिंसिपल है, मतलब जो राशि है उसको अपन पी मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 14% दर दे रखी है और कितना, 3 साल के लिए, ठीक है, अपॉन 100, ये क्या होगा, ब्याज। और आगे बोल रहा है कि समान राशि और समान दर पर, ठीक है। तो ये समान राशि समान दर पर 5 वर्ष का जो ब्याज है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस कितना दे रखा है, वो दे रखा है यहाँ पर 4200। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 और 14 42, 70 में 42 28, तो P इंटू 28/100, इन दोनों का डिफरेंस आ गया और इसकी वैल्यू अपने को दे रखा है कितनी, 4200, ठीक है। तो 2 बार 14 से और ये 3 बार 2 से काटा, ये कितना 150, 150 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो P बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 15,000, ठीक है। तो राशि कितनी हो जाएगी, ये 15,000, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना था, आपको 3 वर्ष का ब्याज में से और 5 वर्ष के ब्याज में से 3 वर्ष का ब्याज घटाना था और उसकी वैल्यू अपने को दे रखी थी, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस। तो अपने को सिंपली इससे प्रिंसिपल निकाल लिया, जो कि काफ़ी आसान है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर एक्चुअली कुछ परसेंटेज के अंदर यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और ये सब क्या है, कंपनियां हैं, कंपनियों द्वारा बेची गई बाइक की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। सभी 8 कंपनियों द्वारा बेची गई बाइक की कुल संख्या कितनी है, 2000 है। एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेची गई बाइक की संख्या को इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेची गई बाइक की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है PQRS द्वारा बेची गई बाइक की औसत संख्या, तो P कितना हो गया, PQ 40, R कितना 45 और S 65, और ये हो गया कितना 65, और इनका क्या औसत, मतलब 4 का भाग दिया, ठीक है। और आगे TUVW द्वारा बेची गई बाइक की औसत संख्या के बीच के अंतर, तो ये कितना हो गया, 7 7 और 16 23, 23 से 2 25, 25 से 35, तो ये हो गया 35, और इसका भी क्या एवरेज, तो बटा हुआ 4, इन दोनों का क्या डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 30/4, ठीक है। तो 30/4 के अपने को परसेंट निकालना है, इतना परसेंट अपने को निकालना है। और यहाँ पर टोटल कितना है, 2000 का अपने को 30/4% मतलब 100, ठीक है। तो ये निकालना है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो और 4 से कितनी बार, 5 बार, 5 × 30 किया तो 150, ठीक है। तो अपने पास जो इनका बीच का अंतर आ गया, ये क्या आ गया, 150, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा है, ठीक है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना था, आपको यहाँ पर इन चारों का एवरेज दे रखा था, इन चारों का एवरेज दे रखा, उनका डिफरेंस निकाल के जो वैल्यू आई वहाँ पर इस 2000 की अपन इस डिफरेंस का मान निकाल लेते हैं। सिंपली आपको इतना करना था, जो कि कितना है, 150, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें बोल रहा है tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर 7 दे रखा है। थीटा अगर न्यून कोण है तो 5 sin थीटा का मान, ठीक है। तो यहाँ पर tan थीटा प्लस sec थीटा दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1/7 हो जाएगा। यहाँ पर पहले थीटा sec थीटा लेते हैं क्योंकि थीटा नॉन कोण है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 7 है और sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/7 हो गई। तो यहाँ से 2 दोनों को जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 2 sec थीटा बराबर 7 प्लस 1/7 मतलब 50/7। तो यहाँ से sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25/7, ठीक है। तो sec थीटा की वैल्यू अपने पास 25 आ गई। अपन एक डायग्राम बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, 25 कर्ण हो गया और 7 क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा क्योंकि ट्रिपलेट बन रहा है 7 24 25 का, ठीक है। और अपने से कुछ भी पूछ ले, अब अपन निकाल लेंगे। तो 5 sin थीटा लंब बटा कर्ण, तो 5 × 24/25, ठीक है। तो 5 से काटा 5, तो अपने पास आ गया 24/25, ठीक है।
और ये दे रखा है अपने पास ऑप्शन नंबर 2 में। बस आपको कुछ नहीं करना था, आपको ये पता होना चाहिए कि जब टेन थीटा प्लस सेक थीटा की कुछ भी वैल्यू दे रखा हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा जस्ट इसका क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें बोल रहा है कि दो संख्याएं जिनका अनुपात यहाँ पर दे रखा है 6:5, यदि उनका HCF यहाँ पर 3 दे रखा है और दोनों संख्याओं का LCM अपने से पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, जब यहाँ पर दोनों संख्याओं का HCF दे रखा है तो वो संख्याएं क्या हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी अपने पास HCF से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको तो वो संख्या आ जाती है। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि जो HCF इंटू LCM होता है, इनका गुणनफल होता है, वो क्या होता है, ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, A इंटू B। ठीक है, तो यहाँ पर HCF दे रखा है वो कितना है 3 इंटू LCM, और जो दोनों संख्याएं हैं वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 इंटू 6, एक तो हो जाएगी 18, 3 इंटू 5 एक हो जाएगी कितनी 15। तो अपने पास दोनों संख्या आ गई 18 और 15। ठीक है, अभी 3 से काटा, ये कितनी बार 6 बार और 15 6 की 90, तो अपने पास जो LCM आया वह है कितना 90, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको सिंपली इतना करना था जिससे आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 11 और ये एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन और इसमें बोल रहा है कि 450 पुरुष एक अपार्टमेंट का निर्माण 20 दिनों के अंदर करते हैं और उसी कार्य को 30 दिनों में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। ये एक्चुअली काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है 450 पुरुष 20 दिनों के अंदर कोई काम करते हैं तो 30 दिनों में वो काम 30 दिनों के अंदर कितने पुरुष लगेंगे। तो सिंपली अपन इस प्रकार जमा लेते, 1 0 से 1 0, 3 एकम 3 और 15, 150 को 3 से मल्टीप्लाई 300। ठीक है, तो अपने पास जो टोटल व्यक्ति हैं या पुरुष हैं वो कितने होंगे, वो हो जाएंगे 300। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो यहाँ पर 300 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक तैराक एक बिंदु P से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है। ठीक है, और फिर अगले 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैरता है। ठीक है, और एक बिंदु Q पर पहुंचता है। यदि P और Q के बीच की दूरी 120 मीटर है तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक तैराक है। ठीक है, ये कोई तैराक है और ये इस P बिंदु से ये जाता है 6 मिनट तक, ये क्या करता है, तैरता है धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, और फिर 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैरता है और फिर ये घूम के वापस आता है और 6 मिनट तक धारा के साथ तैरता है। तो जब ये धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो एक कम दूरी तय करेगा और जब धारा की दिशा में जाएगा तो ज़्यादा दूरी तय करेगा। क्यों, क्योंकि धारा का वेग और इस खुद का वेग दोनों का मिला के ये ज़्यादा दूरी तक तय करेगा। ठीक है, और यहाँ Q तक पहुँच जाएगा। और आगे बोल रहा है P और Q के बीच की दूरी 120 मीटर है, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी, 120 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले तो क्या कराइए, धारा की मतलब डाउन स्ट्रीम के अंदर जाएगा तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड क्या होती है, ये हो जाती है x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम की स्पीड में से अपन अगर अप स्ट्रीम की स्पीड घटा देंगे जो कि क्या होती है, ये हो जाएगी x माइनस वाई। ठीक है, और ये क्या आ गई, ये आ गई स्पीड, और ये कितने टाइम के अंदर जा रहा है, ये इसको लग रहा है 6 मिनट। ठीक है, तो इस 6 मिनट को अपन घंटे में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, और ये कितनी दूरी तय कर रहा है, ये 120 मीटर दूरी तय कर रहा है। ये तो हो गई स्पीड इनटू टाइम, ये क्या बराबर हो जाता है, ये डिस्टेंस हो जाता है। डिस्टेंस कितनी है, 120 मीटर। ठीक है, इसको अपन किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 कम 6 और ये कितनी बार, 10 बार, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, तो 10 का भाग दिया तो यहाँ पर कितना है, 1.2। अब इन दोनों को हल किया तो यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर 1.2, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.6। ठीक है, और ये अपने से पूछ रहा था कि धारा की जो चाल होगी ये क्या हो जाएगी, 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना था, आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि जब धारा की विपरीत दिशा में जाता है तो कम दूरी तय करता है, और उतने ही टाइम में जब धारा की दिशा में जाता है तो उससे ज़्यादा दूरी तय करता है। ठीक है,
ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति 15% और 12% की दो क्रमागत छूट तो एकल छूट पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर सक्सेसिव लगा देंगे 15 प्लस 12 माइनस 15 इंटू 12/100। तो ये हो जाएगा 27 माइनस 15 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.8। ठीक है, तो 27 में से 1.8 गया तो यहाँ पे बचा 25.2। ठीक है, तो 25.2 क्या हो जाएगी, इनकी एकल छूट हो जाएगी जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पर सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ज्योमेट्री का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल भी है। यहाँ पर ये चित्र बना रखा है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये डी और ये ई। ठीक है, इसमें बोल रहा है ए बी ए डी बराबर 7 सेमी। ए बी और ए डी ये भुजा और ये भुजा बराबर दे रखी है जो कितनी है 7 सेमी। ठीक है, और ए सी और ए ई और जो ए सी भुजा और ये ए भुजा ये दोनों बराबर दे रखी है और जो बी सी ये बी सी के वैल्यू अपने को दे रखा है और ई डी की लंबाई मतलब इसकी लंबाई पूछ रहा है अपने से। ठीक है, तो ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है और ये कोण बराबर है। तो ये क्या हो गया, ये समरूप त्रिभुज हो गए दोनों। कौन कौन से, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, समरूप हो गया यहाँ पर ए डी ई के। जब ये समरूप हो गया और अपने को मान किसका ज्ञात करना है, ए डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हो गया डी ई अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी सी हो जाएगा। ठीक है, और अपने को किस किस की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर दे रखी ए बी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 7 और यहाँ पर ए डी की वैल्यू कितनी है 7 और बी सी की वैल्यू भी अपने पास दे रखा है, ये कितनी है 11। ठीक है, तो अपन इसको कर लेते हैं, ये 1 और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी। तो डी भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 11। आपको ये सिंपली पता होना चाहिए कि जब ये समरूप त्रिभुज हैं, ये भुजा इसके बराबर देके ये भुजा इसके बराबर देके तो ये भुजा और ये भुजा हमेशा बराबर हो जाएगी। तो आपको ये डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, आप इसी के अंदर हल करके तुरंत टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में आप डायग्राम ना बनाएं तो ये अच्छा रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें बोल रहा है कि और ये जो क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि जो ए है ये किसी कार्य को पूरा करने में बी से 4 गुना अधिक और सी से 5 गुना अधिक समय लेता है। ठीक है, जो ए है ये बी से तो कितना 4 गुना अधिक और सी से 5 गुना अधिक। तो अपन क्या करते हैं, ए को अपन 20 मान लेते हैं। तो बी से तो कितना 4 गुना अधिक तो 5 चौका 20 हो गया ये, और सी से 5 गुना अधिक तो इसको अपन 4 मान लेते हैं क्योंकि इसका 5 गुना कितना है 20 है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्चुअली टाइम का रेशियो है। जब ये टाइम का रेशियो है तो इसका उल्टा क्या करेंगे अपन, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा अपने पास। तो वो क्या हो जाएगा, 20 को छोड़ा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 5 का 20 तो ये हो गया 20 और बीच वाले को छोड़ा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। अब लास्ट वाले को छोड़ा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसको अपन 20 से काटा, ये 1 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, तो अपने पास ये क्या आ गया, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया इनकी का। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि एक साथ काम करते हुए 4 दिन में काम समाप्त कर देते हैं। ठीक है, बी अकेले कितने दिन में काम पूरा करेगा। तो एक साथ काम कर रहे हैं तो टोटल कितना 10। ठीक है, 10 करें कितने दिन में, 4 दिन के अंदर, 4 दिन में समाप्त कर रहे हैं टोटल तीनों मिलके। और यहाँ पे बोल रहा है बी अकेला, बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, तो बी अकेला कितने दिन में कर देगा, 4 से 4 कटा मतलब 10 दिन के अंदर जो बी है इस काम को अकेला 10 दिन में कर देगा जो कि यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो आपको सिंपली ये क्वेश्चन इस तरीके से हल करना था। आपको ये पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर रेशियो आएगा स्टार्टिंग में ये टाइम का रेशियो आएगा, तो अपने को इससे अपने को एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है जो कि इसका उल्टा होता है। ठीक है, और वो अपन इस प्रकार निकालते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें अपने पास दे रखा है कि एक त्रिभुज है। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, और जो ए का समद्विभाजक है ये डी पर मिल रहा है। ठीक है,
और यहाँ पर इनका मान दे रखा है BD, इसकी वैल्यू दे रखा है 6, और BC मतलब पूरे की वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 14। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 8। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, AB मतलब AB और AC की रेशियो पूछ रहा है। जो AB और AC का जो रेशियो होगा वो BD और DC का जो रेशियो होगा वही होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3:4। तो यहाँ पर AB और AC का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:4, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। क्योंकि जो AB और AC का जो रेशियो होता है वही रेशियो होता है BD, ये BD और DC का। ठीक है, इसका जो रेशियो होता है वही इसका रेशियो होता है, इसका जो रेशियो होता है वही इसका रेशियो होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोल रहा है कि एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात यहाँ पर दे रखा है। मतलब एक महिला का जो एक्सपेंडिचर और उसकी सेविंग का रेशियो यहाँ पर दे रखा है, ये 5 है और ये 1 है। तो यहाँ से इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है 10% और 20% की वृद्धि हो रही है। तो अपन क्या करते हैं, इसको 600 मान लेते हैं, इसको 500 मान लेते हैं, इसको 100 मान लेते हैं। इसके अंदर क्या कर रहा है, ये 10% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 660। और इसके अंदर क्या कर रहा है, ये एक्सपेंडिचर के अंदर 20% की वृद्धि कर रहा है ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600। तो यहाँ पे बोल रहा है उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर गया तो यहाँ पे हो जाएगा 60। तो इसके अंदर कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये आ रहा है 40 का। 100 पर डिफरेंस आ रहा है तो इसीलिए ये परसेंट के अंदर होगा। तो अपने पास जो डिफरेंस होगा ये 40% होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको जो ये क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा करते जाना है और सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर दे रखा है कि किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है। इस बर्तन से 5 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया पुनः 2 बार दोहराई जाती है। ठीक है, अब उस बर्तन में कितना दूध है, तो एक बार तो ये पहले दोहराया और उसके बाद पुनः 2 बार और दोहराया, मतलब 3 बार ये प्रक्रिया दोहरा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अपन क्या करते हैं, जो लास्ट में अपने पास जो कुछ भी शेष रहता है वो कैसे निकलता है, अपन मान लेते हैं यहाँ पर शेष मात्रा। तो शेष मात्रा इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, ए क्या होता है, इनिशियल वैल्यू, 1 माइनस बी क्या होता है जो अपन निकालते हैं, और अपॉन ए मतलब इनिशियल वैल्यू, और इसकी पावर हो जाती है वो कि ये कितनी बार दोहराया गया है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की मदद से आप इस क्वेश्चन को एकदम चुटकियों में हल करते हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 25, इनिशियल वैल्यू तो हो गई 25, 1 माइनस बी कितना निकाल रहे हैं यहाँ पर, 5 निकाल रहे हैं, तो 5 बटा ए कितना है 25। और ये प्रक्रिया टोटल कितनी बार दोहराई, एक बार तो शुरू में और पुनः 2 बार और, मतलब टोटल 3 बार दोहरा रही है। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 25, 5 5 से गया 4 बटा 5 का कितना क्यूब हो गया इंटू 25। ठीक है, तो ये कितना आया, ये आया 64 बटा 125 इंटू 25, 25 एकम 25, 25 पंजो। ठीक है, अब 5 से कटा, 5 एकम 5, 12 बार कट गया, बच्चा 4, 5 8 40, तो अपने पास आया 12.4 लीटर। ठीक है, तो 12.4 लीटर अपने पास शेष बचा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो अपने को कुछ नहीं करना, जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला लगाना है, इससे ये क्वेश्चन चुटकियों में हल होकर आपके पास आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें बोल रहा है कि कपिल एक मोबाइल सचिन को 15% लाभ लेकर बेचता है। ठीक है, और सचिन पुनः उसे रोहित को 12% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि रोहित 322 का भुगतान करता है तो कपिल के लिए उस मोबाइल का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, जो ये कपिल है स्टार्टिंग में इसका क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो अपन मान लेते हैं इसका क्रय मूल्य x है और ये 15% के लाभ पर बेच रहा है, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 23 बटा 20 हो जाएगी। ठीक है, और आगे बोल रहा है 12% के लाभ पर फ्री बेच रहा है, तो 112 बटा 100, और ये कितना का भुगतान कर रहा है, 322 का भुगतान कर रहा है। ठीक है, तो 23 एकम 23, ये 23 से कट रहा है, ये 23 एकम 23, बचा कितना 9, 23 चौक 52, तो ये होगा 14, 14 एकम 14, और ये कितनी बार 8 बार कट रही है। ठीक है,
4 से कट रहा है, 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, 2 से कट रहा है 1 बार, 2 से 50 बार। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 को 5 से मल्टीप्लाई इधर भेज दिया तो ये हो गया कितना, 250। तो यहाँ पर जो इनिशियल वैल्यू आ गई ये आ गई कितनी, 250, और ये क्रय मूल्य पूछ रहा है तो ये आ गया 250, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको सिंपली आपको इस प्रकार हल करना है, आपको इनको फ्रैक्शन रूप में लिख लेना है और तुरंत इसको काटापीटी मचा के हल कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्चुअली इस प्रकार का क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर पूछ रहा है। ठीक है, वो आपको इनका रेशियो पूछ सकता है, इनका एवरेज पूछ सकता है, कुछ भी आपको इनके अंदर पूछ सकता है। ठीक है, जो कि काफ़ी आसान होते हैं। यहाँ पर दे रखा है C1 और C2 की आई दर्शा रही है, और यहाँ पर ये वर्ष दे रखा है, और यहाँ पर बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये आपको देखना है कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है ये बोल रहा है P में C1 की आई, मतलब P में C1 की आई कितनी है, 750 है। ठीक है, वर्ष Q में C2 की आई का 33% है। तो वर्ष Q2 में C2 की आई मतलब 250 का 33% है, ये गलत है, नहीं है। और वर्ष T में C1 तथा C2 की औसत आई 400 है। वर्ष T में C1 और C2 मतलब 270 और 530, तो ये होगा कितना, 800/2 मतलब 400। तो ये दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला सही है। और अपने से पूछ कह रहा है जो गलत वाला है, गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, अब जिसने यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा तो वो इस क्वेश्चन को गलत कर देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नहीं बोल रहा है तो ये देखना है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपन सिंपली इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं ताकि एग्जाम में आपकी गलती ना हो सके। इसीलिए आप जब इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं या इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखते हैं तो उसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आप जब भी एग्जाम में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप गलती ना करें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है क्वेश्चन नंबर 21, और इसमें बोल रहा है x प्लस वाई की वैल्यू 36 दे रखा है, x माइनस 27 का क्यूब प्लस y माइनस 9 का क्यूब का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर x या y की वैल्यू इनमें से कुछ भी 0 कर लेते हैं। जब x की वैल्यू अपन 0 रखते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 36, और y की वैल्यू इसमें रख देते हैं। x की वैल्यू 0 रखा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 27 का क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, और प्लस y की वैल्यू 36 में हो गया 27, तो 27 का ये हो जाएगा क्यूब, माइनस का 27 प्लस का 27, तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेंगे कितना, 0। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना, इनमें से आपको किसी का भी मान 0 रख लेना है और आपके पास इस पूरे का सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्चुअली बार ग्राफ से पूछा गया है, और ये ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना होता, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा वैसा करना है। यदि ऋण पर ब्याज की राशि, मतलब ऋण पर ब्याज की राशि कौन सी है, ये है, इसका मान दे रखा है यहाँ पर 3.15 करोड़, मतलब 17.5 की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, कितनी, 3.15 करोड़, ये किसकी वैल्यू है, ये है 17.5 की वैल्यू। और अपने पास क्या पूछ रहा है, वेतन क्या है यहाँ पर 20। ठीक है, कर कितने यहाँ पर 10। ठीक है, और बुनियादी ढांचे, और ये बुनियादी ढांचे कितने, 20। ठीक है, पर वे की कुल राशि तो ये कितनी हो गई, 50। याद करें तो अपने पास 17.5 की वैल्यू देकर 50 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट हटाया, 2 जीरो यहाँ पर लगा दिया, पॉइंट हटाया 1 जीरो यहाँ पर लगा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से काटा इसको, 5 15, 5 25, इसको 5 से काटा, 5 30, 5 15, 7 से काटा, 7 9 63, 7 5 35। ठीक है, 5 से 5 गया तो अपने पास आ गया ओनली 9, मतलब 9 करोड़, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा आपको करना है। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज पूछ लेते हैं, परसेंटेज पूछ लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पूछ लेते हैं, तो ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये मेंसुरेशन, एक्चुअली ये किसका क्वेश्चन है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, और इसके अंदर अपने पास y प्लस 1/y की वैल्यू दे रखा है और y का क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगी,
वाई का क्यूब प्लस 1 वाई का क्यूब की वैल्यू हो जाएगी ए का क्यूब माइनस 3 है, तो 27 माइनस 9 गया तो ये हो गया 18, और 18 में 2 जोड़ा तो ये क्या हो गया 20। तो अपने पास इसका आंसर क्या हो गया 20, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। इस पैटर्न पर बेस आपको हर एग्जाम में हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा का ये सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला मेथड है। इस पर आपको किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आता तो आपको पहले से तैयार करना है, ताकि एग्जाम में जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से हल कर सकें। इस पैटर्न पर बेस्ड आपको सारे क्वेश्चनों को हल करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, और ये बोल रहा है कि एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर एक शंकु का आकार दिया जाता है, जिसके आधार का व्यास 13 सेमी है, शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करते हैं, दोनों को आयतन को बराबर करके किसी का भी मान पूछे पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि धात्विक गोला, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। आर कितना है यहाँ पर 13 सेमी, 13 का क्यूब बराबर शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पर 13/2 का स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। क्योंकि 13 यहाँ पर क्या है व्यास, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी आधी हो जाएगी। तो पाई से पाई कट गया, 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा 13 का स्क्वायर से ये 13 का स्क्वायर कट गया, यहाँ पर बचा कितना 4। 4 को यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 16 इंटू 13 किया तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 16 32 16 3 48 का 8 असल का 4 16 4 20। तो यहाँ से एच की वैल्यू आ गई 208, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ठीक है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप दोनों के आयतन को बराबर करके और अपने को कुछ ही पूछे वो पर निकाल लेते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट के अंदर देखे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस पहले से करके रखें, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको CHSL के एग्जाम में भी पूछेगा और CGL मेंस के एग्जाम में भी इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस पहले से करके रखें, ताकि जब भी आपके एग्जाम में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को तुरंत हल करके आगे बढ़ सकें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है आज का लास्ट क्वेश्चन 25वां, और इसमें बोल रहा है कि 18 सेमी व्यास वाले किसी तांबे के एक गोले से, यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा है और यहाँ पर 6 मिलीमीटर में दे रखा है, व्यास वाले एक तार का निर्माण किया जाता है। तो तार की लंबाई सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है गोला, तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा वही 4/3 पाई, यहाँ पर व्यास दे रखा है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 9 का क्यूब हो जाएगा ये बराबर तार किसके रूप का होता है बेलन के रूप का, तो बेलन का आयतन लगाएंगे यहाँ पर। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये सेंटीमीटर में तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 6/10 आर का स्क्वायर, ठीक है, इंटू लंबाई क्या हो जाएगी यहाँ पर एच हो जाएगी, एच को अपन क्या कर लेंगे लंबाई मान लेंगे, ठीक है। तो पाई से ये पाई कट जाएगा और इसको हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 इंटू ये 9 इंटू 9 इंटू 3, क्योंकि 9 को अपन 3 से काट देते हैं तो यहाँ पर बचेगा 3, ठीक है। और इसको भी अपन हल कर लेते हैं। यहाँ पर एक्चुअली क्या है व्यास दे रखा है तो यहाँ पर त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर 3, ठीक है। तो 3 इंटू 3 बटावा हो जाएगा 100 इंटू एच, ठीक है। और ये पूरा मान किसके अंदर आएगा सेंटीमीटर में। तो एक 3 से एक 9 को काटा तो यहाँ पर बचेगा 3, एक 3 से इस 9 को काटा यहाँ पर बचेगा 3, 27 इंटू 4 किया तो ये हो जाएगा कितना 108, ठीक है। और 108 और इस 100 को 108 से मल्टीप्लाई किया तो 2 जीरो जो लग जाएगा, तो एच की वैल्यू आ गई अपने पास 10,800। ये किसके अंदर आई सेंटीमीटर के अंदर, अपने को पूछ किस में रहा है मीटर के अंदर है, तो अपन इसके अंदर 100 का भाग दे देंगे तो अपने पास आ जाएगा 108 मीटर। तो यहाँ पर इसकी लंबाई आ जाएगी अपने पास 108 मीटर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली अपने पास यहाँ पर जो इनका इंटरचेंज के रूप में पूछ रहा है कि आप इनकी जो इकाई है इसको किस प्रकार इंटरचेंज करते हैं, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्योंकि क्वेश्चन तो एक्चुअली पिछले क्वेश्चन की सेम पैटर्न है, इन दोनों का आयतन को बराबर करना है और अपने पास कुछ ही पूछे अपन वो निकाल लेते हैं,
ठीक है। इसके अंदर मेन बात यह है कि जो इनकी इकाई है इनको इंटरचेंज करना आपको आता है या नहीं आता। बस पूरा खेल इसी के ऊपर है, क्योंकि उसी के अंदर आपका क्वेश्चन गलत होने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो ये था आज का 25वां क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा। और आगे भी अपन जो बचे हुए जो शिफ्ट हैं उन क्वेश्चनों को भी अपन अच्छे से हल करेंगे। उनके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चनों को अपन कितनी आसानी से और कौन से तरीके से हल करते हैं वो सब अपन जानेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप उन वीडियो को आसानी से देख सकें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के लिए थैंक यू।